अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। कांग्रेस अपनी भावी रणनीति तय कर रही है। इस सम्मेलन की एक खास बात यह है कि इसमें पहली बार कांग्रेस नेताओं की जुबान पर नेहरू से पहले सरदार पटेल का नाम आ रहा है। सम्मेलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल सियासत के केंद्र बने रहे। सरदार पटेल के साथ ही ओबीसी पर भी कांग्रेस बड़ा प्रेम जता रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने कहा कि 90 के दशक से कांग्रेस ने ओबीसी को नजरअंदाज किया और इसी वजह से वो कमजोर हो गई। 100 साल पहले महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे और 150 साल पहले सरदार पटेल जी इस धरती पे पैदा हुए थे। गांधी जी, सरदार पटेल जी, ये कांग्रेस पार्टी के फाउंडेशन है, कांग्रेस पार्टी की नींव है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ तक बोल गए कि बीजेपी और संघ सरदार पटेल की विरासत को हड़पने की कोशिश कर रही है। खड़गे ने कहा कि जिस संघ पर सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगा दिया था, वो भी अब उन्हें अपना प्रेरक बताने पर जुट गया है। हमारे महान नेता सरदार पटेल ने भारत के राजे रजवाड़ों का एकीकरण करके एक मजबूत राष्ट्र बनाया। इस साल 31 अक्टूबर को पूरे देश में हम उनकी 150वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाएंगे। कल हमने उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की बैठक सरदार पटेल मेमोरियल हॉल में आयोजित की। उधर भाजपा सरदार पटेल के प्रति उमड़े कांग्रेस के प्रेम को दिखावा और उनके नाम पर वोट बैंक की राजनीति बता रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने आजादी के पहले और बाद में सरदार पटेल का अपमान किया। सरदार पटेल ही नहीं, बाकी राष्ट्रीय नेताओं को भी कांग्रेस ने नेहरू से कमतर आंका। वहीं कांग्रेस इस पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि गांधी, नेहरू और पटेल सब कांग्रेस की विरासत हैं। बीजेपी की कोई गौरवशाली विरासत है नहीं, इसीलिए वो इन पर दावा कर इतिहास को झुठलाने की कोशिश कर रही है। देर आए दुरुस्त आए, अब समझ में आ रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो इस देश की आजादी के साथ हमारे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करते हुए अतीत में राहुल गांधी जी के पूर्वज नेहरू जी को आमंत्रित किया था, इसका लोकार्पण करो, और उन्होंने उस समय भी नकारा था। और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, आज भी वो राम मंदिर के दर्शन करने से बच रहे हैं। वोटों के लिए आप कुछ भी बोलो, लेकिन जनता आपकी तरफ देखती, जनता आपको माफ नहीं करती जब आप वर्ग विशेष के वोट के चक्कर में बहुसंख्यक वर्ग के साथ लगातार अन्याय करते। देखिए, जिन्होंने सिर्फ एक परिवार की पैरोकारी के लिए राजनीतिक उद्देश्यों से कभी किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किसी महापुरुष को आगे नहीं आने दिया, और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में सारे के सारे हमारे महापुरुषों को स्थापित किया गया, उनकी गरिमा को लौटाया गया, तो आज कांग्रेस भी मजबूर है ऐसे नायकों को जिनका आजादी और स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में योगदान था। और ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसकी दशा और दिशा ठीक चल रही है। सरदार पटेल किस पार्टी का हिस्सा रहे, ये भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। सरदार पटेल का सक्रिय योगदान किस पार्टी के लिए रहा, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इतिहास पढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस के महापुरुषों को अपने नाम से प्रसिद्ध करने का काम कर रही है, ये पाप कर रही है। सरदार पटेल ने कभी भारतीय जनता पार्टी या उस समय की भारतीय जनसंघ की बात की जाए, कभी भी प्रोत्साहित करने का काम नहीं किया। उनके लेखों को पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि भारतीय जनसंघ जो है ये देश हित में काम नहीं करता है। सरदार पटेल पर राहुल गांधी और खड़गे के बयान को टाइमिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान पर खतरे का नैरेटिव चलाकर ओबीसी और एससी के वोट को साधने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस का ये नैरेटिव चल गया, लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में ध्वस्त हो गया। अब कांग्रेस देश के सबसे बड़े वोट बैंक ओबीसी को साधने के लिए सरदार के सहारे है। देखना ये है कि सरदार कांग्रेस के लिए कितने असरदार साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सरदार कितने असरदार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित।
सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा नाम है जो भारतीय राजनीति में, भारतीय राजनीति के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। और वो न सिर्फ असरदार, प्रभावी, प्रासंगिक और चिरस्मरणीय रहेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं। तो आईएनडी एजेंडा पर हम नज़र डालेंगे, उसके पहले एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र डालते हैं। ओबीसी वोटों की दरकार, इसलिए कांग्रेस को याद आए सरदार। आरक्षण संविधान का मुद्दा फेल, इसलिए अहम हुए सरदार पटेल। लौह पुरुष की विरासत पर जंग, कौन है सरदार के सिद्धांतों के संग। अभी से 2029 की रेस, पटेल के सहारे क्या ओबीसी को साथ पाएगी कांग्रेस। ये वो सवाल हैं जो ये सवाल उठाते हैं कि सरदार कितने असरदार साबित होंगे अगर कांग्रेस उनका राजनीति में, उनके रेफरेंस का, उनके उदाहरणों का इस्तेमाल करेगी। चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल निश्चित रूप से कांग्रेस के नेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे हैं प्रथम दिन से, लेकिन उनकी जो भावना थी उसके साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी नजर आती है। सरदार पटेल को लौह पुरुष उनके बहुत से अद्भुत कठोर निर्णयों के लिए कहा गया। उन्होंने पूरे राष्ट्र को एक किया, सारे रजवाड़ों को, रियासतों को उन्होंने उनका विलय कराया, सरकार के समक्ष उनका सरेंडर कराया। तो भारतीय संविधान को अमली जामा पहनाने में सरदार पटेल की जो भूमिका है वो प्रभावी है, प्रासंगिक है और चिरस्मरणीय है। लेकिन इतना प्रभावी होने के बावजूद भी कांग्रेस में सरदार पटेल को वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। यह बात भारतीय जनता पार्टी कहती है। भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सरकार के कार्यकाल में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई और इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से एक संदेश दिया कि लौह पुरुष को भारतीय जनता पार्टी मानती है और भारतीय जनता पार्टी हर उस महापुरुष को मानती है जिसका इस देश की आज़ादी में योगदान रहा है। और वह महापुरुष किसी पार्टी की धरोहर नहीं हो सकते, वो राष्ट्र की धरोहर है। तो अब सरदार पटेल का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि हमें ओबीसी को भी साधना है और सरदार पटेल के नक्शे कदम पर चलना है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब जब सब हथकंडे फेल हो गए हैं तो सरदार पटेल याद आए। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अमित शर्मा जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं, पंकज चतुर्वेदी साहब चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पैनल में हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। तो अमित जी, अब सरदार पटेल, लेकिन तमाम ऐसे राजनीतिक मिथक कह लें या राजनीतिक इतिहास के अनछुए पहलू कह लें, जहां सरदार पटेल की क्षमता को कम आंकते हुए भारतीय कांग्रेस ने, कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उन्हें एक पायदान पीछे रखा, क्या कहें। देखिए नवीन जी, सबसे पहले आपका जो मुद्दा उससे शुरुआत करें। 2014 से आज दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी के जब से शासनकाल आया है, ये बात एक प्रचारित है कि नेहरू जी की सरदार वल्लभ भाई पटेल से नहीं पटती, सरदार वल्लभ भाई पटेल की नेहरू जी से नहीं पटती, गांधी जी की अंबेडकर जी से नहीं पटती, अंबेडकर जी नेहरू जी से नहीं पटती, सुभाष चंद्र बोस जी की नेहरू जी को पसंद नहीं करते थे। इस तरह की भ्रामक प्रचार की स्थिति ऐसी पैदा कर दी है कि ये इतिहास के पन्नों को खंगाला जा रहा है। जो सुनहरे अक्षरों में दर्ज थे उनको भी झूठा साबित किया जा रहा है। अब दूसरी बात, गर्व है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। हमारे नेता थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में उनका नाम दर्ज है। तमाम लोग ऐसे थे जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े थे। उन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में अपने इस बलिदान दिया, अपने हिस्से को योगदान दिया और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कहीं ना कहीं अपनी हिस्सेदारी का निर्वहन किया। जब भारतीय जनता पार्टी के जो आरएसएस है, लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो अंग्रेजों की उस पायदान पर खड़े थे उनकी खुशामद करने के लिए भी दर्ज है। अब
कैसे याद आए सरदार पटेल, अधिवेशन चालू हुआ। मैं आपको दो एक किस्से सुनाता हूं, जल्दी। उस किस्से में जब सन 1949 में गोधरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति बनाई गई, तो याद होगा उनके जिंदा रहते ही वो मूर्ति बनाई गई। और जब वो मूर्ति बनी, उस मूर्ति में सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से कहा कि साहब आप ही उद्घाटन करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका उद्घाटन मैं नेहरू जी से कराऊंगा। नेहरू को कहा कि तुम्हें जाना है, और नेहरू जी उस मूर्ति का उद्घाटन करने आए। दूसरा, नेहरू जी ने जब इस बात को चरितार्थ करा कि जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, तो जयप्रकाश नारायण जी ने आरोप लगाए कि महात्मा गांधी जी की हत्या के पीछे कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल का हाथ है। नेहरू जी ने तत्काल एक पत्र लिखा और कहा कि वो मेरा मित्र है, सरदार पर इस तरीके से आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, यह ठीक नहीं है। मेरे इस देश चाहता है कि सरदार पटेल उतने ही प्रेमी थे गांधी के जितना मैं था। ये नेहरू जी ने एक वक्तव्य और दिया। नेहरू जी ने कहा कि हम वर्षों से, करीब 30-40 वर्षों से मैं और सरदार दिन के करीब 12-15 घंटे साथ रहते हैं, सिर्फ सोने का वक्त अलग रहते हैं। मेरे कई स्मरण ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मेरा खाना नहीं पचता बिना सरदार पटेल के। अब कहा कि देश के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं बनने दिया। जब किसी कानून पे अड़चन दी, नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस देश के प्रधानमंत्री बनाने में और तमाम चीजों के देश को आगे चलाने की हिस्सेदारी पर आज के वर्तमान परिपेक्ष से मोदी जी की तरह लगाम लगाने का काम नहीं, देश को साथ चलाने का काम उन्होंने करा। आखिरी बात कि गुजरात, हमारे तो वो अध्यक्ष से लेकर तमाम सदस्य से लेकर कांग्रेस के हर चीज में रहे। आरएसएस को सबसे पहले प्रतिबंधित करने का अगर किसी ने कहा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा। अगर 14 से अभी तक सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हटाने का काम किसी ने करा तो भारतीय जनता पार्टी आगे भाषण की श्रेणी में आ जाएगा। ये अभी तक नवीन जी मुद्दे ठीक है, तो अगले राउंड भी तो है जी। नवीन जी तो लिखा हुआ पढ़ना पड़ रहा है कांग्रेस को, लिख कर। चलिए मैं मोदी जी पढ़ रहे हैं तो मैं भी थोड़ा पढ़ लेता हूँ। जी जी, नहीं, मेरा उत्तर हो जाए। मोदी जी है कहाँ कांग्रेस पार्टी। मेरा आग्रह इतना सा है नवीन जी कि आपने एक बहुत अच्छी बात बोली आपके पैकेज में कि भारतीय जनता पार्टी सरदार पटेल जी की भाव और भावनाओं के साथ है, और वो भाव और भावना अखंड भारत की एकता की भावना। और नेहरू जी ने भारत का एकीकरण नहीं किया था। नेहरू जी ने तो भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया था अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए। सब जानते इतिहास क्या है, वो भी सत्य तथ्य सबके सामने है। और सरदार पटेल ने सबको एक किया, और नेहरू जी की लापरवाही और चूक के कारण कश्मीर का दंश आज तक पूरा देश भुगत रहा है। ये सत्य था। और मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के लोगों से कि हम तो हर व्यक्ति को जो भारत का रत्न उसका आदर करते हैं, चाहे वो सरदार पटेल हो, प्रणब मुखर्जी हो। ये पार्टी के चश्मे से देखने की प्रवृत्ति कांग्रेस पार्टी की। अभी नवीन जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो आज से पिछले सदी के हमारे महान राजनेता थे। प्रणब मुखर्जी तो अभी के राजनेता है, और हमारे आपके सामने अभी उनको भारत रत्न दिया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार थी। तो मूल विषय नवीन जी सिर्फ इतना सा है कि प्रणब मुखर्जी जी हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि भारत के रत्न, भारत के सपूत है। मैं कांग्रेस जितनी सारी बातें कर रही है, कहाँ का इतिहास पढ़कर बताना पड़ा आज कांग्रेस पार्टी को। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया सर? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कब दिया? नेताजी को कब दिया? यदि कांग्रेस इन तीनों चीजों को देख ले, और सरदार पटेल जी की कितनी स्मृतियां इस देश में है, सरदार पटेल जी के परिवार, उनकी पुत्री मणिबेन पटेल और बाकी लोगों की राजनीतिक स्थिति क्या इस देश में रही, और नेहरू के जी के परिवार की स्थिति क्या उस सबके सामने है। और ये बहुत स्पष्ट है कि पूरे उस समय कांग्रेस के कार्य समिति के लोगों ने इतिहास है कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक मत से चुना गया था। सारे इतिहासकार जो कांग्रेसी इतिहासकार थे, वामपंथी, तो उन्होंने लिखा, लेकिन गांधी जी को आग्रह करके नेहरू जी ने कहा, और फिर सारा हमारे सामने विषय। तो आज यदि हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि यदि लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री होते, तो ना तो गांधी परिवार की भ्रष्टाचार की तुष्टीकरण की नीति देश पर होती, ना भारत की इस प्रकार की समस्याएं सामने होती, ना कश्मीर हमसे दूर जाता है। सच है। और ऐसा नहीं खाली सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब मिला भारत रत्न? इंदिरा जी को जीते जी भारत रत्न, नेहरू जी को जीते जी भारत रत्न। कांग्रेस के राज में नवीन जी आरटीआई के रिकॉर्ड है लोगों के पास
कि लगभग 60% संस्थाओं के नाम राजीव जी, इंदिरा जी, नेहरू जी उनके नाम पर, और उसमें से अधिक संख्या राजीव जी और इंदिरा जी के नाम की। ये 2013-14 की कांग्रेस की सरकारों के समय की आरटीआई के रिकॉर्ड है, जो उस समय सदन में प्रस्तुत किया गया था। तो है कहाँ ये लोग? और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत रत्न है, जिन्होंने पूरे देश को एक और संघ पर प्रतिबंध तो नेहरू के कारण लगा था, पटेल तो गृह मंत्री थे, और फिर सरदार पटेल ने प्रतिबंध वापस भी लिया। और कोई सरकार, कपूर कमीशन से लेकर आज तक सारी सरकारें कभी भी संघ जैसी पवित्र संस्था का नाम आज तक किसी विषय में नहीं लेकर आ पाई। इसीलिए जब जब इन्होंने संघ को दमन करने के लिए कुचलने का प्रयास किया, आज संघ 100 वर्ष का वट वृक्ष है, जो हिंदुत्व और भारत की अखंडता, एकता के लिए और मां भारती की परंपरा के लिए काम कर रहा है। तो इनको अधिकार नहीं है नवीन जी सरदार वल्लभ भाई पटेल बात करने का। अच्छा, आपके पहले नवीन जी कब नाम लिया पूछिएगा? ये अधिवेशन के पहले कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम नेहरू जी का? मैं लेता हूं प्रतिक्रिया। कांग्रेस का जो अब ये राष्ट्रीय अधिवेशन है अहमदाबाद में, इसके पहले भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन रहे हैं। मैं और तो ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन इस राष्ट्रीय अधिवेशन के बैकड्रॉप में और बाकी राष्ट्रीय अधिवेशन के बैकड्रॉप आप देख लीजिए। सिर्फ इसी राष्ट्रीय अधिवेशन के बैकड्रॉप में सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रमुखता से देखे तो, और आरोप भी लगाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि ये कैप्चर कर रहे हैं, मतलब उन्होंने कहा कि संघ और बीजेपी जो सरदार पटेल की विरासत को कैप्चर कर रहे हैं। तो विरासत पर सियासत है। अब पटेल और नेहरू जी को लेकर तमाम राजनीतिक टीका टिप्पणियां होती रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे रेफरेंसेस में जानना चाहूंगा कि वाकई सत्यता क्या है। देखिए, मोटे तौर पर दो बात यहाँ पर हैं। कई बार मतभेद भी होता है और कई बार मनभेद भी होता है। मुझे जो लगता है कि नेहरू जी और पटेल के बीच में मनभेद तो नहीं होगा, लेकिन मतभेद के प्रसंग बहुत आते हैं, जिसके दो उदाहरण देना चाहता हूँ। उस समय के जो बहुत प्रख्यात पत्रकार थे दुर्गादास जी, उनकी वो नियमित डायरी छपती थी। उनकी डायरी में भी नेहरू जी और पटेल जी को लेकर के मतभेद का प्रसंग आया है। फिर नेहरू जी के मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर थे कन्हैयालाल माणिकलाल जी मुंशी, जिनकी बड़ी भूमिका सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में थी। उनकी एक किताब है पिलग्रिमेज टू फ्रीडम, उसके वॉल्यूम 2 में इस बात का भी जिक्र आया है। बल्कि उन्होंने मुंशी ने तो ये भी लिखा है कि जब उनका निधन हुआ, स्वर्गवास हुआ सरदार पटेल का, तब मंत्रियों को उनकी शव यात्रा में ना जाने के लिए नेहरू जी ने कहा था। ये के एम मुंशी जी की किताब में है। और फिर ये उनकी किताब में ये प्रसंग भी आया है कि नेहरू जी ने डॉक्टर जो उस समय के राष्ट्रपति थे उनको भी मना किया था। अंततोगत्वा कुछ मिनिस्टर्स ने राष्ट्रपति से चर्चा की और वो उनके अंतिम संस्कार में गए। इसके अलावा कुछ और नीतियां भी ऐसी रही हैं जिन नीतियों को लेकर के उनके नेहरू जी से मतभेद हमेशा होते रहे। जैसे बंटवारे के समय एक बीच का प्रसंग तो ऐसा भी आ गया था, गांधी जी ने जो 7 मांगें रखी थी, गांधी जी का जो अंतिम अनशन था वो 13 जनवरी 1948 से लेकर के 18 जनवरी 1948 तक दिल्ली में हुआ। उनकी कुल 7 मांगें थी। उन 7 मांगों में से सरदार पटेल 2 मांगों के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब वो चूंकि गांधी जी अनशन कर रहे थे, नेहरू जी उस पक्ष में थे, तो जब वो सहमति पत्र सरकार का लेकर के गए तो उसमें भी पटेल नहीं थे। फिर कहीं ना कहीं पटेल आरंभ में बंटवारे के बहुत खिलाफ थे, लेकिन अगर उनका मानना था कि बंटवारा है तो फिर एब्सोल्यूट हो जाए, उनके भाषण हैं इस तरीके से। तो ऐसे और कई और मामलों में ऐसे थे। और फिर संविधान सभा में पार्लियामेंट से पहले कुछ संशोधन हुए, संविधान बनने के और पार्लियामेंट स्टार्ट होने के बीच में भी कुछ संशोधन हुए। सरदार पटेल उन संशोधनों के भी बहुत पक्ष में नहीं थे। तो कुल मिलाकर के ऐसे आते हैं, विवरण आते हैं, और इसका बहुत विवरण दुर्गादास जी की डायरी में है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं, लेकिन एक बात बस कह के बात खत्म कर रहा हूं, लेकिन ये सब बीते समय की बात है। सत्य क्या है ये अपन पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं उसका हम अपने ढंग से उसका अर्थ निकालते हैं। उनको छोड़ करके हमको अब आगे बढ़ना है। आपको नहीं लगता कि ये जो मैंने प्रश्न उठाया है कि अचानक सरदार याद आ गए, जैसे नेहरू जी, इंदिरा जी, ये सब आपके प्रमुखता से आपके कार्यक्रमों की शोभा में रहते हैं, होना चाहिए, महापुरुष हैं, लेकिन अब जैसे अभी लिया तो अब ये प्रश्न नहीं उठेगा, अब तो सूचना क्रांति का युग है। तो ये जो नया नया प्रेम जागरण हुआ है ये राजनीति की वजह से हुआ है। देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी के तरह किसी नाम को चुराकर अपना नाम प्रचारित करने का काम कांग्रेस का नहीं रहा। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं पंकज चतुर्वेदी जी का, बड़े भाई हैं,
लेकिन खुद जब वो कांग्रेस में थे उन्हें पता है कि कांग्रेस के हर दफ्तर में, आज इस अधिवेशन में नहीं, कांग्रेस के हर दफ्तर में, इस देश का ऐसा कोई दफ्तर नहीं होगा जहां अंबेडकर जी की, गांधी जी की, नेहरू जी की और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा ना लगी हो, छायाचित्र ना लगा हो। इसलिए गर्व है कि मैं कांग्रेस का सदस्य हूं, जिस कांग्रेस के सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जिस बात का जिक्र कर रहे थे, कई बार आपने तो बड़ी शालीनता से बात करी, भारतीय जनता पार्टी के कई लोग इसको भ्रामक प्रचार के तौर पर, जब 15 दिसंबर 1950 को जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का देहांत हुआ, तो उन्होंने कहा, कई लोगों ने कहा कि पत्र लिखकर एक नेहरू जी ने कहा पूरे मंत्रिमंडल को कि इनकी अंत्येष्टि में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, और अभी पंकज जी ने कहा कि पढ़कर आए, लिखकर आए, तो निश्चित तौर पे मैं उस पीढ़ी का सदस्य नहीं हूं। पढ़ना लिखना मैंने पंकज जी कई बार आपसे भी सीखा है, तो पढ़ना लिखना अच्छी बात है, मैं उसको करता रहूंगा, लेकिन झूठ प्रचारित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं करूंगा। जब देहांत हुआ तो ना तो कोई ऐसा हिस्ट्री में पत्र है और ना कोई हिस्ट्री में इस तरह का कोई अध्यात्म, कोई रिकॉर्ड ऐसा दर्ज है, किसी ने किताब में लिखा होगा, और उस अंत्येष्टि में नेहरू जी स्वयं मौजूद थे। अब जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अटल जी और अडवाणी जी के चित्र को अभी हाल फिलहाल हटा दिया, वो देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं। मैं एक प्रश्न पूछ लूं आपसे नवीन जी, जैसे आपने बहुत सारी योजनाएं चलाई तमाम नेताओं के नाम से, सरदार पटेल के नाम से उस समय की कोई एक योजना जो आपको याद हो जिससे पूरे देश में उनका स्मरण किया जा सके? सरदार पटेल के नाम से योजनाएं तो कोई बताऊंगा बड़ी छोटी हो जाएगी। सरदार पटेल जी तो इस देश की जो सरकार थी उसका हिस्सा थे, तो एक योजना बताना कि देश का गृह मंत्री करना, देश की उन योजनाओं के क्रियान्वयन करके देश को आगे बढ़ाने के हिस्सेदारी में थे। आज भी नवोदय विद्यालय, आज भी सरदार विद्यालय हो जाते, सरदार नवोदय। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न किसने दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया? गर्व है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिंह राव जी ने 1991 में, आखिरी बात नवीन जी, आखिरी बात, और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें सिखाएंगे, अहमदाबाद का जो स्टेडियम है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से था, उसका नाम हटाकर नरेंद्र मोदी जी के नाम से रख दिया, और जो एयरपोर्ट है आज वो अडानी के नाम से जाना जा रहा है। वो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की आड़ में राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस इस बात को उजागर करेगी। यही अधिवेशन से शुरुआत। जी पंकज जी, उनका कहना यह है कि नवीन जी आपको नाम इस्तेमाल नहीं करने देंगे अपने राजनीतिक लाभ के लिए। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, प्रणब मुखर्जी जी हों, महात्मा गांधी जी हों, ये भारत माता के सपूत है, और कांग्रेस पार्टी का पेटेंट नहीं है इन राजनेताओं के कृतित्व और व्यक्तित्व के ऊपर। और जैसा आपने बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया, मुझे नवीन जी आनंद आता है, आप जब आते हो तो मेरी ऊर्जा थोड़ी बढ़ जाती है, सीखने को मिलता है कि सरदार पटेल की भाव और भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एकता की, अखंडता की, सबके साथ की, सबके विकास की, सबके कल्याण की, और भारत की सबलता और सशक्तता की, और भारत को विश्व गुरु बनाने की। और मैंने इसीलिए सवाल खड़ा किया था कि भारत रत्न कब दिया? 1991 में नरसिम्हा राव ने सरदार पटेल जी को दिया भारत रत्न, और 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिया, और वो नरसिम्हा राव जी थे जिनकी गांधी परिवार से नहीं बनती थी, और उनके शव को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया था। मैडम सोनिया जी, उनका परिवार बाहर के बाहर खड़ा था अकबर रोड पर। गडकरी जी की और शिवराज जी की पट रही है। आज अगर ये इतिहास में इस बात को कहा जाए, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूँ कि आज गडकरी जी और शिवराज सिंह चौहान जी की, क्या नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से पट रही है? क्यों जिन पन्नों में इतिहास में कुछ दर्ज नहीं है हम उसको घेरने का काम करेंगे, और राजनीति समझाने का? सरदार वल्लभ भाई पटेल से बीजेपी का कोई नाता ही नहीं है। ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो इन्होंने कहा था नाता नहीं है, वीर सावरकर गांधी जी के हत्यारा है। सुन लो। देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी का हर उस भारतीय सपूत से नाता, रिश्ता और स्थायी संबंध है जो वहां भारतीय के विकास की बात करता हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, या आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी हो। तो ताजा उदाहरण दे रहा हूँ, ताजा उदाहरण। ये कोसते हैं, अपयश देते हैं भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं को जी, लेकिन हम तो सबके आदर की बात करते हैं, यही हमारी परंपरा है। और सरदार पटेल जी का नाम इसके पहले कब लिया? आदर करना पड़ेगा। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ आदर करना पड़ेगा। वो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कांग्रेस का अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा।
कि सरदार पटेल जी की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाई, और एक बड़ी विशाल मूर्ति जब बनवाई तो ये भी सवाल उठे कि भाई इतनी बड़ी मूर्ति बनाना है कि क्या आवश्यकता है। तमाम उस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हुए, देश में और भी जरूरतें हैं और ये, लेकिन सवाल ये उठता है और ये लगातार कांग्रेस के दामन पर इस प्रकार के दाग हैं कि जो राजनीति का केंद्र, कांग्रेस की राजनीति के केंद्र या महत्वता का केंद्र जो नेहरू गांधी परिवार रहा, वैसे ही मेधा और वैसे ही समर्पण और निष्ठा के समकक्ष जो नेता थे, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों। हमारे देश के प्रधानमंत्री की ताशकंद की जो मृत्यु है वो भी अभी एक अनसुलझा रहस्य है कि इधर वो ताशकंद का समझौता साइन करते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। किसी देश के प्रधानमंत्री की विदेश में मृत्यु होने के ये बिल्कुल बिरले ही प्रमाण होंगे, और उस पर कोई बहुत बड़ी चर्चाएं नहीं हुई समय पे। अब चूंकि वो सवाल उठेंगे और वो अनसुलझे हैं तो संदेह तो पैदा हो जाता है। देखिए, मोटे तौर पर वो संदेह अपनी जगह हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम, सारी रियासतों को जोड़ने का काम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया वो बहुत अद्भुत किया। जैसलमेर की रियासत को किस तरीके से जोड़ा उन्होंने, त्रावणकोर को किस तरीके से जोड़ा, हैदराबाद को, जूनागढ़ को, भोपाल को, ये जो इस तरीके से उन्होंने, कितनी ऐसी रियासतें थी, करीब 27 ऐसी रियासतें थी जो अगर सरदार पटेल उसमें अकल नहीं लड़ाते, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाते, रणनीति का काम नहीं करते। जैसलमेर के लिए जो उन्होंने रणनीति अपनाई, किसी पत्रकार को आगे करके, लोकवाणी का अखबार वहां से निकलता था, उसको आगे करके उन्होंने रणनीति, त्रावणकोर के मामले में आप देख लीजिए, वो सरदार पटेल का बहुत अद्भुत था। और स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से पूरे देश को उन्होंने एक सूत्र में पिरोया, जो क्रेडिट उनको दी जाना चाहिए थी, वो क्रेडिट मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि वो नरेंद्र मोदी ने ही दी है, यूनिटी आप लगा करके। तो मैं समझता हूं उनका जो काम था वो निश्चित रूप से प्रणम्य काम है। आज भारत का जो स्वरूप दिख रहा है, और अगर कश्मीर सरदार पटेल के हाथ में होता तो मैं समझता हूं ये समस्या आज जितनी खड़ी हुई है वो इतनी समस्या नहीं खड़ी होती। समय सीमा के चलते मैं चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अहमदाबाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस ने यह संकल्प लिया कि जो कांग्रेस के महापुरुष हैं, जो कांग्रेस की जिनसे ऐतिहासिक विरासत है राजनीति की, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों या अन्य, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत रणनीतिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रणम्य और अपना वैचारिक मार्गदर्शक बता रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई और लगातार वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रशंसा करती है, उनके कामों का अनुसरण करने की बात करती है। कांग्रेस कहती है कि इनके पास कुछ है ही नहीं कांग्रेस का अनुसरण करने के अलावा, लेकिन निश्चित रूप से इतिहास में अगर कोई गलती होती है तो उसका खामियाजा आगे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना होता है। कुछ ऐसे सवाल जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रासंगिकता को लेकर और उनकी महत्वता को लेकर उठते हैं तो यह देश में यह भी सवाल उठता है कि वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने पूरे देश को जोड़ने में, देश को एक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर पूरे देश में ऐसी कोई योजना नहीं थी कि चाहे भले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ग्राम पंचायत भवन, कोई भी एक ऐसा नाम जो देश के कोने कोने तक पहुंचता, उनको बाद में क्यों भारत रत्न मिला, और तमाम ऐसे सवाल जिनको भारतीय जनता पार्टी हवा देकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसकी तपिश महसूस करा सकती है। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।